अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने इस चैनल एसके एजुकेशन में दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। आप तमाम ही का इस चैनल में खैर मकदम है। उम्मीद करता हूँ आप सभी खैर आफियत से होंगे और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अज़ीज़ तलबा, आज हम आपकी खिदमत में एक सबक और लेकर हाज़िर हुए हैं। ये सबक आपके टर्म फर्स्ट में भी आने वाला है, इसलिए ये सबक को पहले लिया गया है। अब तक थंबनेल से आपको पता लग गया होगा, ये क्लास 12th का यूनिट 3 पार्ट 2 और सबक 6। इसका मतलब क्या है? यूनिट 3 से मतलब है आपकी पहली यूनिट थी मकतूब निगारी, दूसरी यूनिट थी तनक़ीदी मज़मून और तीसरी यूनिट है आपकी अफ़साना। तो इस लिहाज से ये आपकी अभी तीसरी यूनिट चल रही है। पार्ट 2 का मतलब है कि इससे पहले अफ़साना निगारी में हम एक अफ़साना पढ़ चुके हैं, लम्हे। ये दूसरा अफ़साना है, फ़ोटोग्राफ़र, और सीरियल वाइज के हिसाब से ये आपका छठा सबक है निसाब के हिसाब से। फ़ोटोग्राफ़र क़ुर्रतुल ऐन हैदर का बहुत ही खूबसूरत अफ़साना है। आप बहुत खूबसूरत अफ़साना निगार हैं। आपने बहुत ही अच्छे नावल, आपने नावल निगार भी हैं और अफ़साना निगार भी हैं। आपने बहुत उम्दा अफ़साने लिखे हैं। अफ़साना निगारी देखा जाए तो क़ुर्रतुल ऐन हैदर को विरासत में मिला है। आपके वालिद साहब भी और आपकी वालिदा मोहतरमा भी अफ़साना निगारी किया करते थे, अफ़साने लिखा करते थे। आपको ये विरासत में मिला है, इस लिहाज से आपके खून में ही ये तासीर मौजूद थी और आपने इतने उम्दा अफ़साने लिखे हैं। आपने बहुत बड़े बड़े अफ़साने भी लिखे हैं, लेकिन उनमें से कुछ मुख्तसर अफ़साने थे जिसमें से एक फ़ोटोग्राफ़र भी शामिल है। लेकिन ये इतना ज़्यादा खूबसूरत अफ़साना है कि आपको निसाब में इसको शामिल किया गया है। ठीक है। फ़ोटोग्राफ़र में एक मौसीकीकार, एक रक़ासा की साथ बीता हुआ एक ऐसा लम्हा, उसकी ज़िंदगी का एक ऐसा पल जो उसको दोबारा ज़िंदगी में वापस याद आता है। कुछ गुजरी हुई, कुछ भूली बिसरी बातें उसको दोबारा किसी ज़रिए से वापस याद आती है। इस अफ़साने में कुछ इसी तरह की बातें बताई गई हैं। बहुत ही सादा सलीस ज़बान में, ज़्यादा घुमाव फिराव और ज़्यादा पेचीदा ज़बान में इसको नहीं बनाया गया है, नहीं लिखा गया है। आप एक बार ही अगर इसको ढंग से सुनेंगे तो आप एक बार में ही सारा किस्सा एक बार में समझ जाएंगे कि ये किस मैटर पर बेस्ड है। ठीक है। ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए अफ़साने को पढ़ने से पहले हम हमेशा की तरह पहले इसकी मुसन्निफ़ा की क्या जानेंगे, मुख्तसर तारुफ़ जानेंगे। तो फ़ोटोग्राफ़र किसके द्वारा लिखा गया है, किसके ज़रिए लिखा गया है? ये लिखा गया है क़ुर्रतुल ऐन हैदर के ज़रिए। ठीक है। आइए हम उनका मुख्तसर अफ़साने की तरफ की जानिब चलते हैं। क़ुर्रतुल ऐन हैदर 1927 था 2008। आपकी विलादत, आपकी पैदाइश, आपका जन्म 1927 में हुआ था और 2008 में आपका इंतकाल हुआ था। क़ुर्रतुल ऐन हैदर अलीगढ़ में पैदा हुई, जहां उनके वालिद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार थे। ठीक है। आपके वालिद क्या थे वहां पर? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्या थे? रजिस्ट्रार थे। आपकी विलादत अलीगढ़ में ही हुई थी। कब हुई थी? 1927 में। आबाई वतन टहनूर ज़िला बिजनौर है। बिजनौर कहाँ है? यूपी में है। उनके वालिद सज्जाद हैदर यल्दरम और वालिदा नज़र सज्जाद हैदर भी अपने दौर के मारूफ अफ़साना निगार थे। ठीक है। यानी मैंने पहले बताया ना, इनको विरासत में मिला है। तो आपके वालिद साहब सज्जाद हैदर यल्दरम और आपकी वालिदा मोहतरमा नज़र सज्जाद हैदर भी क्या करती थी? अफ़साना लिखा करते थे और ये दोनों बहुत मारूफ अफ़साना निगार थे। एक सवाल उठता है कि मारूफ थे कि मशहूर थे? तो मशहूर तो हर कोई हो जाता है। इंसान अच्छे काम करके भी मशहूर हो सकता है, बुरे काम करके भी मशहूर हो सकता है, लेकिन मारूफ होना बहुत मुश्किल काम है। मारूफ इंसान अपने नेक कामों से ही मारूफ हो सकता है। तो ये बहुत मारूफ अफ़साना निगार थे दोनों, और इन्होंने भी उन्हीं की उस पीढ़ी दर पीढ़ी को उस काम को आगे बढ़ाया। क़ुर्रतुल ऐन हैदर ने मैट्रिक और बीए तक की तालीम बनारस और देहरादून में हासिल की। ठीक है। आपने इब्तिदाई तालीम, प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हासिल की? मैट्रिक और बीए तक की तालीम आपने बनारस और देहरादून से क्या की? हासिल की, प्राप्त की। 1947 में अज़ाबिला थोबरन कॉलेज लखनऊ यूनिवर्सिटी से अंग्रेज़ी में एमए किया। ठीक है। अज़ाबिला थोबरन कॉलेज से आपने क्या किया? अंग्रेज़ी में
एमए किया। आर्ट और अदब की मज़ीद तालीम के लिए लंदन चली गई। आर्ट, आपको आर्ट का भी बहुत क्या था, शौक़ था, और इसी शौक़ के चलते आप कहाँ चली गई, लंदन चली गई। वहाँ मशहूर अंग्रेज़ी अखबार टेलीग्राफ के शोबाई इदारत और बीबीसी रेडियो से भी वाबस्ता रही मतलब जुड़ी रही, उससे ताल्लुक़ रहा, उससे संबंध रहा आपका हमेशा। वतन वापसी के बाद कई साल मुंबई में क़याम रहा। क़याम कहते हैं ठहरने को, क़याम कहते हैं ठहरने को, रुकने को, रहने को। यानी वतन वापसी के बाद, यानी लंदन आप चली गई थी अपने आर्ट के लिए। आपको पेंटिंग्स वगैरह का भी बहुत ज़्यादा क्या था, शौक़ था। आपकी जितनी भी किताबें छपी है, कि कितना भी शाये हुई, आपने कई किताबों पर जो मैन कवर होता है उसके ऊपर एक आर्ट देखा होगा, वो आर्ट आपके ही हाथों से बना हुआ है। ठीक है, आपको आर्ट का बहुत ज़्यादा शौक़ था अफसाना निगारी के साथ साथ। तो जब आप लंदन चली गई, लंदन से वापस आने के बाद आप मुल्क में सबसे ज़्यादा उसका दौर आपका कहाँ गुजरा, मुंबई में गुजरा, जहाँ अंग्रेज़ी रसाइल, इम्प्रिंट और इलस्ट्रेटेड वीकली में बतौर मुदीर का काम करती रही। मुदीर कहते हैं एडिटर को। ठीक है, जहाँ अंग्रेज़ी रसाइल जमा है रिसाले की, रिसाला मानी पत्रिका। ठीक है, रिसाले की पत्रिका कौन सी थी, अंग्रेज़ी इम्प्रिंट और इलस्ट्रेटेड वीकली इंडिया, इसका पूरा नाम था। उसकी क्या रही आप, एडिटर रही, संपादक रही। बाद में अव्वलन यानी सबसे पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली में विजिटिंग प्रोफेसर की मनसब पर फाइज रहीं। ठीक है, आप इस ओहदे पर भी क्या रहीं, फाइज रही हैं। कुर्रतुल ऐन हैदर का अव्वलीन अफसाना 1944 में शाया हुआ था। अव्वलीन यानी सबसे पहले, सर्वप्रथम आपका जो अफसाना था कब शाया हुआ, कब प्रकाशित हुआ, 1944 में। अफसानों का पहला मजमुआ सितारों के आगे 1947 में, और पहला नावल मेरे भी सनम खाने 1949 में मंजर आम पर आया, यानी लोगों के सामने आया, प्रकाशित हुआ। तो पहला आपका मजमुआ कहते हैं संग्रह, अफसानों का पहला संग्रह कब प्रिंट हुआ, कब शाया हुआ, 1947 में। और पहला आपका नावल मेरे सनम खाने कब शाया हुआ, 1949 में। ये दोनों ही डेट आपको याद होनी चाहिए, एग्ज़ाम में सवाल आ चुका है। उर्दू और अंग्रेज़ी में उनकी तकरीबन 30 किताबें शाया हो चुकी हैं। ठीक है, 30 किताबें उनकी शाया होना बड़ी बात है। उनमें अफसानों के मजमूए, नावलेट, रिपोर्टाज, सफ़रनामे, अदबी मज़ामीन और आलमी अदब के तर्जुमे शामिल हैं। आपने जो किताबें लिखी है, आपने जो लेख लिखे हैं, आपके उस लेखन में क्या चीज़ शामिल है, अफसानों के मजमूए, अफसानों के संग्रह, नावल। ठीक है, जो बड़ी दास्तानें होती, नावल लिखे हैं। नावलेट, अफसाना और नावल से बीच का, अफसाना जितना छोटा नहीं, अफसाना जैसा मुख्तसर नहीं, और नावल जितना बड़ा नहीं, उसके बीच का जो होता है वो कहलाता है नावलेट। रिपोर्टाज बना है रिपोर्टेज से। किससे बना है, रिपोर्टेज से। रिपोर्टेज बना है रिपोर्ट से। आपको किसी चीज़ की रिपोर्ट देनी हो तो रिपोर्ट का ही एक रूप है रिपोर्टाज। रिपोर्ट से ही बना है रिपोर्टेज को ही रिपोर्टाज कहा जाता है। यानी किसी रिपोर्ट को एक अलग ही अंदाज में बयान करना क्या कहलाता है, रिपोर्टाज कहलाता है। सफ़रनामा, आपने कहीं का सफ़र किया, सफ़र के दौरान आपके साथ जो वाक़यात पेश आए उसको बयान करना सफ़रनामा कहलाता है। अदबी मज़ामीन, अदब यानी साहित्य से, मज़ामीन यानी विषय, साहित्य के विषय जो हुए उनको लिखा है। आलमी अदब, आलमी यानी आलम कहते हैं दुनिया को, अदब कहते हैं साहित्य को। दुनिया में गुजरने वाले साहित्यों को, उन साहित्यों के बारे में आपने काफ़ी तर्जुमे भी शामिल किए हैं। उनके कई अफसानों और नावलों के तर्जुमे हिंदुस्तान और दुनिया की मुतअद्दिद ज़बानों में शाया हो चुके हैं। मुतअद्दिद यानी कई संख्या में, ज़्यादा संख्या में, ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दूसरी ज़बानों में भी आपके अफसाने शाया हुए हैं, दूसरी ज़बानों में। आग का दरिया, आखिरी शब के हम सफ़र, कारे जहाँ दराज है और चांदनी बेगम उनके मशहूर नावल हैं। ठीक है, इन तीनों चारों नावल का नाम आपको याद होना ज़रूरी है। एक है आग का दरिया, दूसरा है आखिर शब के हम सफ़र, तीसरा है कारे जहाँ दराज है, और चांदनी बेगम आपके सबसे मशहूर क्या हैं नावल हैं। कुर्रतुल ऐन हैदर के अफसानों और नावलों की ज़बान बहुत रवां है और पुरकशिश है। रवां यानी बिल्कुल फ़्लो में बहने वाला,
एकदम सादा सलीस ज़बान में कंटिन्यू इंसान पढ़ सकता है, एक बहाव के साथ, पुरकशिश, इंटरेस्टिंग, अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा उनकी ज़बान अट्रैक्टिव है जो उन्होंने लिखा है। उनकी तहरीरों में हिंदुस्तान की तारीख़ी और मज़हब व सक़ाफ़त की झलकियों ने ख़ास गहराई पैदा कर दी है। उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड, ज्ञानपीठ अवार्ड और पद्म भूषण का खिताब पेश किया जा चुका है। आपको कौन कौन से अलक़ाब से, कौन से खिताब से, किन सम्मान से नवाजा गया है? साहित्य अकेडमी अवार्ड, ज्ञानपीठ अवार्ड और पद्म भूषण का आपको खिताब मिला है। खिताब यानी सम्मान, अवार्ड मिला है। उन तहरीरों में आपने जो तहरीरें लिखी है उसमें हिंदुस्तान की तारीख़ी कहते हैं ऐतिहासिक, तारीख़ मतलब ऐतिहासिक, हिंदुस्तान के इतिहास की भी काफ़ी झलकियाँ उसमें मिलती है। तो यहाँ पर क़ुर्रतुल ऐन हैदर का मुख्तसर तारुफ़ क्या होता है, ख़त्म होता है। आइए अब उनका बहुत ही खूबसूरत अफसाना फ़ोटोग्राफ़र आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ये कहानी अगर आप कंटिन्यू मन लगा कर सुनेंगे आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगी, आपको कहीं ना कहीं आपके दिल को छुएगी भी और आपको उससे बहुत कुछ सीखने और समझने को भी मिलेगा। तो आप बिल्कुल मन लगा कर कंटिन्यू से सुनते रहें। मैं पढ़ता जाता हूँ, आप इसे सुनते जाइए। फ़ोटोग्राफ़र, ये अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ है। फ़ोटोग्राफ़र मतलब फ़ोटो खींचने वाला। मौसम बहार के फूलों से घिरा बेहद नज़र फ़रेब गेस्ट हाउस हरे भरे टीले की चोटी पर दूर से नज़र आ जाता है। मौसम बहार यानी बहार का मौसम, एक होता है पतझड़ का मौसम, एक होता है बहार का मौसम। तो बहार के मौसम में फूलों से घिरा बेहद नज़र फ़रेब, नज़र फ़रेब यानी नज़र को फ़रेब देने वाला, नज़र को धोखा दे देने वाला। लेकिन यहाँ पर नज़र फ़रेब का मतलब है बहुत ही खूबसूरत गेस्ट हाउस हरे भरे टीले की चोटी पर, पहाड़ी की चोटियों पर क्या दूर से ही नज़र आ जाता है, इतना खूबसूरत लगता है। टीले के ऐन नीचे पहाड़ी झील है। टीले के ऐन नीचे, ऐन का मतलब होता है ठीक, ऐन का मतलब ठीक, बराबर, कहता ऐन वक्त पाया, बिल्कुल ठीक वक्त पाया होता ना। तो टीले के ऐन नीचे पहाड़ी झील है। एक बल खाती सड़क झील के किनारे किनारे गेस्ट हाउस के फाटक तक पहुंचती है। एक बल खाती हुई लहराती हुई सड़क पहुंचती है, वैसी सड़क की क्या है, बनावट है। फाटक के नज़दीक वाल्डर्स की ऐसी मूँछों वाला एक फ़ोटोग्राफ़र अपना साजो सामान फैलाए एक टीन की कुर्सी पर चुपचाप बैठा रहता है। ये अभी हुलिया बयान कर रहे हैं उस जगह का, ठीक है, उस जगह की मंजर कशी की जा रही है कि कहानी तो बाद में शुरू होगी, पहले उस कहानी का जोग्राफिया बताया जा रहा है कि लोकेशन कैसी थी, उसका प्लॉट तैयार किया जा रहा है, क्या एग्जैक्ट लोकेशन क्या थी, उस पूरा मौसम को समझाया जा रहा है। उसके बाद कहानी के किरदार आएंगे, उसके बाद कहानी क्या होगी, शुरू होगी। कुछ कहानी को उस तरह, अफसाने उस तरह लिखा गया है खूबसूरत अंदाज में। तो ये बता रहे हैं कि एक गेस्ट हाउस है जो पहाड़ी की चोटियों पर है, हरी भरी चोटियों पर है और दूर से इतना खूबसूरत है कि दूर से ही नज़र आ जाता है। और वहाँ पर एक बल खाती हुई लहराती हुई सड़क वहाँ तक जाती है, पहुँचती है। और एक फ़ोटोग्राफ़र है जो कैसा है, वॉल्डस की मूँछों वाला जैसा है और एक टीन की कुर्सी यानी लोहे की कुर्सी पर चुपचाप बैठा रहता है। ये गुमनाम पहाड़ी कस्बा टूरिस्ट इलाके में नहीं है, टूरिस्ट यानी पर्यटन विभाग में, यानी पर्यटन वाले इलाके में नहीं है। यहाँ पर घूमने फिरने के इरादे से इसको नहीं बनाया गया है। इस वजह से बहुत कम सयाह इस तरफ आते हैं। सयाह कहते हैं टूरिस्ट को, सयाह कहते हैं टूरिस्ट यानी पर्यटक को। सयाह मतलब पर्यटक को, घूमने फिरने वाले लोग को। तो घूमने फिरने वाले लोग कम ही यहाँ पर आते हैं। चुनाचे जब कोई माह असल मनाने वाला जोड़ा या कोई मुसाफिर गेस्ट हाउस में आ पहुंचता है तो फ़ोटोग्राफ़र बड़ी उम्मीद और सब्र के साथ अपना कैमरा संभाले बाग की सड़क पर टहलने लगता है। माह असल का मतलब होता है हनीमून। माह असल का मतलब हनीमून मनाने वाला कोई जोड़ा कभी यहाँ पर आता है या कोई दूसरा मुसाफिर कोई यहाँ से आता है तो उस फोटोग्राफ़र को उम्मीद हो जाती है कि हाँ मेरी फ़ोटो खिंचवाने के लिए कोई तो आया है, क्योंकि उसी से उसका गुजर बसर होता है। ठीक है, बाग के माली से उसका समझौता है, आपस में क्या है, साठगांठ है। गेस्ट हाउस में ठहरी किसी नौजवान खातून के लिए सुबह सवेरे गुलदस्ता ले जाते वक्त माली फ़ोटोग्राफ़र को इशारा कर देता है और जब माह असल मनाने वाला जोड़ा नाश्ते के बाद नीचे बाग में आता है तो माली और फ़ोटोग्राफ़र दोनों उनके इंतज़ार में खड़े मिलते हैं। पहले से ही
मिल जाते हैं। यानी क्या होता है, मालिक और फोटोग्राफर का आपस में क्या है, सांठगांठ है, दोनों का साझेदारी है कि जब मैं आऊँ तो तू इशारा कर देना, और इस तरह वो फूल देने वाला भी वहाँ पर पहुँच जाता है और इस तरह फ़ोटो खींचने वाला भी वहाँ पर पहुँच जाता है। और दोनों एक पहाड़ी इलाके में अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर इन छोटे छोटे कामों से कर रहे हैं, कैसे तैसे अपनी ज़िंदगी वहाँ पर चला रहे हैं। कुछ ऐसा वहाँ का क्या है, माहौल है। अब देखिए कहानी। फोटोग्राफर मुद्दतों से यहाँ मौजूद है, ना जाने और कहीं जाकर अपनी दुकान क्यों नहीं सजाता, लेकिन वो इसी कस्बे का बाशिंदा है। ठीक है, वो फोटोग्राफर कब से यहाँ, मुद्दतों से यानी बड़े लंबे समय से यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर रहता है, लेकिन चाहता तो किसी दूसरी जगह दुकान लगा सकता है, लेकिन वो इस कस्बे का बाशिंदा है, इसी कस्बे का रहने वाला नागरिक है। अपनी झील और अपनी पहाड़ी छोड़कर कहाँ जाए। ठीक है, इस फाटक की पुलिया पर बैठे बैठे उसने बदलती दुनिया के रंगारंग तमाशे देखे हैं। पहले यहाँ साहब लोग आते थे, साहब लोग मतलब अंग्रेज़ लोग। बरतानवी प्लांटर्स सफ़ेद सोलाहियत पहने, कॉलोनियल सर्विस के जुगादरी, ओहदेदार, उनकी मेम लोग और बाबा लोग रात रात भर ग्रामोफोन रिकॉर्ड चीखते थे और गेस्ट हाउस के निचले ड्राइंग रूम के चौबी फर्श पर डांस होता था। ठीक है, पहले साहब लोग आते थे, यानी पहले अंग्रेज़ लोग आते थे, बाद में बरतानवी प्लांटर्स कहते हैं खेती बाड़ी करने वाले काश्तकार लोग वो। ठीक है, सोलाहियत एक तरह का सफ़ेद रंग का चौगा टाइप का कपड़ा होता है, जिसके किनारों पर दूसरा कपड़ा लगा हुआ होता है, एक कपड़ों के ही किस्म है सोलाहियत। ठीक है, कॉलोनियल सर्विस के जुगादरी, ओहदेदारान, अधिकारी लोग, उनकी मेम लोग यानी उनकी बीवियाँ, ये सब आते थे, रात भर आते और ग्रामोफोन पर चीखते थे। ग्रामोफोन एक तरह का रिकॉर्डर होता है जिस पर चिल्ला कर गाने गाया करते थे लोग, अंग्रेज़ लोग, और बड़े लोगों के बड़े चौंचले टाइप के काम हुआ करते थे। गेस्ट हाउस के निचले ड्राइंग रूम के 24 फर्श पर, 24 कहते हैं लकड़ी वाले फर्श पर, डांस हुआ करता था। ठीक है, नाच गानों का ये सिलसिला रात भर चला करता था। दूसरी बड़ी लड़ाई के ज़माने में अमेरिकन आने लगे थे, यानी अमेरिका के लोग भी आने लगे थे। दूसरी बड़ी लड़ाई यानी जंग अजीम, विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये लोग भी, अमेरिकन लोग क्या यहाँ पर आने लगते थे। फिर मुल्क को आज़ादी मिली और इक्का दुक्का सयाह आने शुरू हुए, या सरकारी अफसर, या नए ब्याहे जोड़े, या मुसव्विर, या कलाकार जो तन्हाई चाहते हैं। ठीक है, यानी फिर उसके बाद क्या हुआ, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, जब दूसरी लड़ाई हुई, तो क्या हुआ, यहाँ पर अमेरिकन लोग आने लगे, फिर हमारा मुल्क आज़ाद हो गया। उसके बाद आज़ादी के बाद इक्का दुक्का सयाह यानी एक दो पर्यटक लोग यहाँ पर आने जाने लगने लगे। कोई सरकारी अफसर आ जाता था, या कोई नए ब्याहे लोग, कोई नए हनीमून मनाने लोग आ जाया करते थे, या कोई मुसव्विर कहते हैं तस्वीर बनाने वाले को, मुसव्विर कहते हैं तस्वीर बनाने वाले को, चित्रकला करने वालों को। उनको क्या चाहिए होता है, कुछ पहाड़ी इलाका चाहिए होता है, झरने चाहिए होते हैं, कुछ अमेजिंग चीज़ें चाहिए होती है जो बनाने के लिए उनकी क्रिएटिविटी में क्या करे, थोड़ा इजाफा करे, कुछ ऐसी चीज़ उनको चाहिए होती है। या फिर कोई कलाकार जो तन्हाई चाहता हो। आपने देखा हो बड़े बड़े सेलिब्रिटी जब दिन भर रंगारंग दुनिया की रंगीनियों में रहते हैं तो ये बहुत ज़्यादा पजल्ड हो जाते हैं, तो वो चाहते हैं कि कुछ सुकून के पल कोई ऐसी जगह मिले, कोई ऐसी जगह हम जाएं जहाँ पर हमें कोई ना जानता हो, जहाँ भी जाएं लोग पीछे पड़ जाएं, ऑटोग्राफ, एक सेल्फी। वो उस भीड़ से क्या होते हैं, दूर जाना चाहते हैं। तो कोई ऐसा ही कोई कलाकार होता है जो अपने आप को क्या करता है, तन्हाई चाहता हो, ऐसा कोई कलाकार यहाँ पर आ जाया करता था। अब हालत उसकी ऐसी हो चुकी थी उस जगह की। ऐसे लोग जो बरसात की शामों को झील पर झुकी धनक का नज़ारा करना चाहते हैं, ऐसे लोग जो सुकून और मोहब्बत की मुतलाशी हैं, जिसका ज़िंदगी में वजूद नहीं, क्योंकि हम जहाँ जाते हैं फ़ना हमारे साथ है। फ़ना कहते हैं मौत को, यानी क्या है, जो लोग सुकून चाहते हैं, हालांकि सुकून ज़िंदगी में है ही नहीं, जो लोग सुकून चाहते हैं, जो लोग ज़िंदगी में आराम चाहते हैं, जो सुकून की तलाश में होते हैं, वो लोग यहाँ पर आते हैं। लेकिन इस बात को कैसे भूल सकते हैं कि सुकून तो ज़िंदगी में है ही नहीं। हम अपने घर पर हैं,
हम अपने घर पर हैं और घर पे किसी मसले को लेकर घर में टेंशन चल रही है, तो हम क्या करते हैं, चलो घर से थोड़ा दूर चले जाते हैं, घर से थोड़ा किसी टी कैफ़े में चले जाएं, किसी कॉफ़ी शॉप में चले जाएं, हम वहाँ जाकर बैठकर चाय पीने बैठ जाएं, कॉफ़ी पीने बैठ जाएं। सोचते हैं कि हम घर से थोड़ा दूर रहेंगे तो हम उस डिप्रेशन में नहीं रहेंगे, हम उस तनाव से, उस परेशानी से, उस टेंशन से थोड़ा हट जाएंगे, उससे दूर हो जाएंगे। हालांकि हम घर से तो दूर हो गए हैं, लेकिन क्या हमारे दिमाग से, क्या हमारे जहन से वो टेंशन गई है? नहीं। हम उस कॉफ़ी शॉप पर भी बैठे रहेंगे तो हमारे जहन में घर की वही टेंशन चल रही होगी, अपने ऑफिस की वही टेंशन चल रही होगी, या जिस परेशानी को छोड़कर हम इस वक्त यहाँ पर आए हैं, हमारे जहन में वही बातें हमेशा चलती रहती हैं। तो कहते हैं कि वो लोग जो खुशी चाहते हैं, वो लोग जो सुकून की तलाश चाहते हैं, वो लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन ये बात भी कैसे भूल जाते हैं कि जिस सुकून की तलाश में वो आए हैं, फ़ना तो हर वक्त हमारे साथ है, मौत तो हर वक्त हमारे साथ है, वो टेंशन तो हर वक्त हमारे साथ है, जिस सुकून की तलाश में हम यहाँ पर आए हैं। आगे देखिए, फ़ना मुसलसल हमारी हम सफ़र है। फ़ना यानी मौत, मुसलसल यानी लगातार हमारी हम सफ़र है। मौत हमेशा हमारे साथ रहती है, हमारी क्या है, हम सफ़र है, क्योंकि मौत जब आती है तो एक पल भर का भी वक्त नहीं देती, पल भर का भी वक्त नहीं देती। मौत हर वक्त हमारे साथ रहती है। इसलिए कहा जाता है कि कब मौत आ जाए, किस वक्त हमें मौत आ जाए, किस वक्त रूह परवाज़ कर जाए, हमें इसकी खबर नहीं होती है। तो फ़ना तो मुसलसल हमारे साथ है, मौत हर वक्त हमारे साथ में है। गेस्ट हाउस में मुसाफिरों की आवक जावक जारी है। गेस्ट हाउस में आवक जावक यानी आना जाना लोगों का जारी है। फ़ोटोग्राफ़र के कैमरे की आँख ये सब देखती है और ख़ामोश रहती है। फ़ोटोग्राफ़र का कैमरा वो सब चीज़ें देखता है। कभी अमेरिकन लोग आते हैं, कभी बरतानवी लोग आते हैं, कभी कोई माह असल बनाने आता है, कभी कोई हनीमून पे आता है, कभी कोई कलाकार आता है। ये सब बातें फ़ोटोग्राफ़र की आंखें देखती रहती है, क्योंकि फ़ोटोग्राफ़र उन सब चीज़ों को लगातार देख रहा है, लेकिन खामोश है, क्योंकि फ़ोटोग्राफ़र का जो कैमरा होता है वो सिर्फ देख सकता है, बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता। ठीक है। एक रोज़ शाम पड़े, एक नौजवान और एक लड़की गेस्ट हाउस में आनकर उतरे मतलब लैंग्वेज है, ये भी एक लैंग्वेज है, बोलने के आम बोली के हिसाब से आनकर उतरे यानी वहाँ पर आए। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। अभी तक उस कहानी का सिर्फ मंजर बताया था, कैसा वहाँ का मौसम था, फ़ोटोग्राफ़र था, पहाड़ी थी, सड़क थी, सब बातों को बताई जाती है। अब है कहानी का, यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है कि एक दिन शाम पड़े, एक नौजवान और एक लड़की गेस्ट हाउस में उतरे हैं, वहाँ पर आ जाते हैं। ये दोनों अंदाज से माह असल मनाने वाले मालूम नहीं होते थे, लेकिन बेहद मसरूर और संजीदा से वो अपना सामान उठाए ऊपर चले गए। उन दोनों लड़की को और लड़के को देखने से ऐसा तो नहीं लगता था कि वो दोनों माह असल मनाने, हनीमून मनाने आए हैं, लेकिन दोनों मसरूर थे मतलब खुश थे, मसरूर मतलब खुश थे, संजीदा थे यानी गंभीर थे, यानी गंभीरता से अपना सामान लिया, लेकिन खुश थे और सामान लेकर कहाँ चले गए, ऊपर चले गए। ऊपर की मंजिल बिल्कुल खाली पड़ी थी। जीने के बराबर में डाइनिंग हॉल था और उसके बाद 3 बेडरूम थे। ठीक है, ये उस होटल की लोकेशन आपको समझाई जा रही है कि ऊपर की मंजिल बिल्कुल खाली पड़ी रहती थी। जीने के बराबर में, नाल के सीढ़ियों के बराबर में डाइनिंग हॉल था और उसके बाद 3 बेडरूम हुआ करते थे। ये कमरा मैं लूँगा, मैं नहीं लूँगा, किरदार बोल रहा है, ये कमरा मैं लूँगा, नौजवान ने पहले बेडरूम में दाखिल होकर कहा, जिसका रुख झील की तरफ था। लड़की ने अपनी छतरी और कोट उसके कमरे के एक पलंग पर फेंक दिया था। उठाओ अपना बोरिया बिस्तर, नौजवान ने उससे कहा। लड़की ने जैसे ही कमरे में एंटर किया, दोनों ने कमरे में एंटर किया, तो लड़की ने अपना कोट और छतरी वगैरह सब एक पलंग पर फेंक दिया था। तो लड़के ने बोला कि ये कमरा तो बहुत खूबसूरत है, क्योंकि ये इसका मुंह बिल्कुल झील के किनारे पर है, यहाँ से झील का नज़ारा साफ नज़र आता है, बहुत खुशगवार नज़ारा, तो ये कमरा मैं लूँगा। अपना बोरिया पर बिस्तर उठाओ और यहाँ से दफ़ा हो जाओ, चले जाओ। ये बात लड़के ने उस लड़की से कही। अच्छा, ये कौन बोला? लड़की बोली। अच्छा। लड़की दोनों चीज़ें उठाकर बराबर के सिटिंग रूम से गुजरती दूसरे कमरे में चली गई, जिसके पीछे एक पुख्ता गलियारा सा था। पुख्ता यानी पक्का सा, गलियारा कहते हैं गली का थोड़ा छोटा रूप कह लीजिए। ठीक है, गली थोड़ी बड़ी होती, गलियारा गली जैसा बना हुआ गलियारा था, वहाँ से वो गुजर गई यानी चली गई। कमरे के बड़े बड़े दरीचों में से वो मज़दूर नज़र आ रहे थे, जो एक सीढ़ी उठाए पिछली दीवार की मरम्मत में मसरूफ़ थे।
यानी होटल की पिछली दीवार जो थी उसकी मरम्मत में कौन मसरूफ़ थे? मसरूफ़ थे मतलब व्यस्त थे, मसरूफ़ मतलब व्यस्त थे, काम में लगे हुए थे, मज़दूर नज़र आते थे। दरीचे, दरीचा कहते हैं, दरीचों को कहते हैं खिड़कियाँ, कमरे की बड़ी बड़ी खिड़कियों से वो मज़दूरों का हाल साफ नज़र आया करता है। एक बैरा लड़की का सामान लेकर अंदर आया और दरीचों के पर्दे बराबर करके चला गया। एक बैरा, बैरा कहते हैं नौकर को, जो होटलों के नौकर होते हैं ना उसे क्या कहा जाता है? बैरा कहा जाता है। एक बैरा सामान लेकर आया और उसने क्या किया? दरीचों के पर्दे, खिड़की के पर्दे बराबर किए और वहाँ से चला गया। लड़की सफ़र के कपड़े तब्दील करके सिटिंग रूम में आ गई। सिटिंग रूम में बोले तो बैठक वाले कमरे में आ गई। नौजवान आतिशदान के पास एक आराम कुर्सी पर बैठा कुछ लिख रहा था। उसने नज़रें उठाकर लड़की को देखा। वो नौजवान यानी जो लड़का साथ में आया था वो आतिशदान, आतिश कहते हैं आग को, आतिश कहते हैं आग को, और दान कहते हैं रखने वाली जगह को। जैसे गुल रखने की चीज़ गुलदान, ठीक है, रखने की चीज़ को दान कहा जाता है। दान एक क्या है? लाहिका है। दान क्या है? लाहिका। लाहिका बोले प्रत्यय, हिंदी में जिसे प्रत्यय कहा जाता है। और ये दान पहले होता है तो ये कहलाता साबिका, जिसे हिंदी में उपसर्ग कहा जाता है। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय जिसे कहा जाता है। दान क्या है? एक प्रत्यय है, एक क्या है? लाहिका है। तो आतिशदान यानी आग वाली जगह पर, जहाँ पर आग रखी जाती है, वहाँ पर बैठा था एक आराम करने वाली कुर्सी और बैठा बैठा कुछ लिख रहा था। और जब लड़की वहाँ आई तो उसने नज़रें उठाई और लड़की को देखा। बाहर झील पर दफ़अतन अंधेरा छा गया। दफ़अतन यानी अचानक, दफ़अतन यानी अचानक क्या हो गया? अंधेरा हो गया। और दरीचे में खड़ी होकर बाग के धुंधल के को देखने लगी। बाग का धुंधल का कहते हैं, एक तो होता है अंधेरा, एक होता है उजाला। मगरिब का वक्त, शाम का जो वक्त हुआ करता है, जब ना तो बहुत अंधेरा होता है और ना बहुत उजाला होता है, उस बीच का जो टाइम होता है उसे क्या कहते हैं? धुंधल का कहते हैं। ऐसा ही मौसम सुबह भी होता है, ऐसा ही हाल सुबह भी होता है। फजर का जो वक्त होता है कि जब धीरे धीरे अंधेरा जाने को होता है, सुबह तुलू होने को होती है, तो जो बीच का हल्का हल्का अंधेरा होता है उसे कहते हैं धुंधल का। तो लड़की बाग में धुंधल का देखने लगी। कहाँ से? खिड़कियों से। फिर वो भी एक कुर्सी पर बैठ गई। ठीक है, लड़का पहला आतिशदान के पास बैठा था और लड़की भी कुर्सी पर बैठ गई। ना जाने वो दोनों क्या बातें करते रहे। फोटोग्राफर जो अब भी नीचे फाटक पर बैठा था, उसका कैमरा आंख रखता था लेकिन समाअत से आरी था। आरी मतलब वंचित था। समाअत कहते हैं सुनने को, समाअत कहते हैं सुनने को। फोटोग्राफर का कैमरा यानी फोटोग्राफर उन सभी बातों को देखता रहता था। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किन लोगों की फ़ोटो खींचनी है, कहाँ से ग्राहक पकड़ने हैं, कौन सा नया ग्राहक आया है, किसके साथ क्या मामला चल रहा है, कौन खा रहा है, कौन घूम रहा है, ये सब बातें वो देखता था। पर चूंकि इंसान देख ही सकता है, दूर की बातें सुन कैसे सकता है, तो उसका कैमरा देखने को तो सब कुछ देखता था, पर सुनने से, समाअत कहते हैं सुनने को, समाअत से क्या था? वंचित था, समाज सुन नहीं सकता था। ये हाल उस वक्त चल रहा था। लड़का लड़की शाम को आए हैं, कमरे में ठहरे हैं। लड़का लड़की आगजनी के पास, जहाँ पर आग लगी है, आग रखने की जगह जो आतिशदान होता है, वहाँ पर बैठे हैं। दोनों कुर्सी पर बैठे हैं और दोनों खूब सारी बातें कर रहे हैं। अब वो दोनों बातें क्या कर रहे हैं ये तो खुदा बेहतर जाने, और वो लड़का लड़की को जाने वो क्या बातें करते हैं। मुझे भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता होना चाहिए। कुछ देर बाद वो दोनों खाना खाने के कमरे में गए और दरीचे से लगी मेज़ पर बैठ गए। ठीक है, झील के दूसरे किनारे पर कस्बे की रोशनियाँ झिलमिला उठी थी। कस्बा, जिस कस्बे में वो होटल था, जिस पहाड़ी पर वो होटल था, बीच में एक झील थी। झील के दूसरी ओर कस्बा था जहाँ पर कुछ आबादी बसी हुई थी। वहाँ पर जब रात हुई तो रात को धीरे धीरे वहाँ पर जो लाइटिंग होना स्टार्ट हुई, तो वहाँ की लाइटिंग से वो धीरे धीरे क्या लगने लगी? झिलमिलाने लगी, चमकने लगी। उस वक्त तक एक यूरोपियन सैयाह भी गेस्ट हाउस में आ चुका था। एक यूरोपीय आदमी वहाँ पर, सैयाह कहते हैं पर्यटक को, मैं पहले बता चुका हूँ, सैयाह कहते हैं पर्यटक को, घूमने फिरने वालों को। एक यूरोपियन आदमी वहाँ पर आ चुका था। वो खामोश डाइनिंग हॉल के दूसरे कोने में चुपचाप बैठा ख़त लिख रहा था। चंद पिक्चर पोस्ट कार्ड उसके सामने मेज़ पर रखे थे। पिक्चर पोस्ट कार्ड क्या होता है?
आप आज का ज़माना है, आज के ज़माने में तो फेसबुक है, इंस्टा है, आप कहीं भी जाते हो, ताजमहल देखने जाते हो, एक सेल्फी लेकर डाल देते हो, ठीक है, मी विथ माय फ्रेंड्स एट ताजमहल, ठीक है। इंस्टाग्राम खोला फटाफट पोस्ट कर दी, फेसबुक खोला फटाफट पोस्ट कर दी, व्हाट्सएप पे फ़ोटो सेंड पे शेयर कर दिया। ये आज का दौर है। उस ज़माने में ऐसा नहीं हुआ करता था। तब लोग क्या करते थे, पिक्चर पोस्ट कार्ड हुआ करता था। यानी जहाँ पर इंसान जैसे लाल किला देखने गया, जहाँ ताजमहल देखने गया, तो ताजमहल का प्रिंट हुआ एक पोस्ट कार्ड हुआ करता था, जिसके पीछे ताजमहल बना होता था और पीछे इंसान अपना मैसेज लिखकर वहाँ से भेज दिया करता था, जिससे पता लग जाए वो ताजमहल को देखने आया हुआ है। तो वो जो यूरोपियन सैयाह आया था, वो जो यूरोपियन पर्यटक आया था, उसके पास कुछ पोस्ट कार्ड थे और वो वहाँ पर कुछ लिख रहा था। सैयाह अपने घर ख़त लिख रहा है कि मैं उस वक्त पुरअसरार मुशरिक के एक पुरअसरार डाक बंगले में मौजूद हूँ। सैयाह अपने घर वालों को क्या लिख रहा है, अपने घर खत लिख रहा है और क्या लिख रहा है कि मैं इस वक्त पुरअसरार मुशरिक के एक पुरअसरार डाक बंगले में मौजूद हूँ। मैं कहाँ पर हूँ, डाक बंगले में हूँ। सुर्ख साड़ी में मलबूस एक पुरअसरार हिंदुस्तानी लड़की मेरे सामने बैठी है। बड़ा ही रोमांटिक माहौल है। लड़की ने चुपके से कहा। उसका साथी हंस पड़ा। सुर्ख कहते हैं लाल को। सुर्ख साड़ी में मलबूस पहने हुए एक पुरअसरार हिंदुस्तानी लड़की मेरे सामने बैठी है। किसके? उस यूरोपियन के। बड़ा ही रोमांटिक माहौल है। कौन बोली? वो लड़की बोली। क्या बात है जानू, बड़ा ही रोमांटिक माहौल है। और लड़की ने चुपके से कहा तो वो उसका साथी, वो लड़का हंस पड़ा उसकी बात पर। खाने के बाद वो दोनों फिर सिटिंग रूम में आ गए। कौन? वो लड़का लड़की। नौजवान अब उसे कुछ पढ़कर सुना रहा था। रात गहरी होती गई। अब जब रात होने लगी तो नौजवान उसे कुछ पढ़ के सुना रहा था और वो लड़की सुन रही थी। दफ़अतन लड़की को ज़ोर की छींक आई और उसने सूं करते हुए कहा, अब सोना चाहिए। अच्छा, दफ़अतन नहीं, अचानक लड़की को आ गई छींक आ गई और उसने सूं करते करते, ये सौ नहीं है, क्या है? सूं है। अगर सौ के बाद ये नून गुन्ना नहीं लगाया होता तो ये क्या हो जाता? सौ। ये सौ नहीं है बल्कि है सूं करते हुए कहा। हो जाता ना, छींक करने के बाद सूं करता है नाक से आदमी, तो सूं करते बोला अब हमें सोना चाहिए, रात ज़्यादा हो चुकी है। तुम अपनी ज़ुकाम की दवाई पीना ना भूलना। नौजवान ने फ़िक्र से कहा। नौजवान ने उस लड़की की फ़िक्र से कहा कि ज़ुकाम की दवाई ज़रूर लेना। हाँ, शब खैर मतलब गुड नाइट। लड़की ने जवाब दिया और अपने कमरे में चली गई। पिछला गलियारा घुप अंधेरा पड़ा था। घुप अंधेरा नहीं, अंधेरा घुप, बिल्कुल बहुत ज़्यादा अंधेरा, हाथ से हाथ दिखाने दे। पिछला गलियारा, पीछे जो छोटी गली थी। कमरा बेहद पुरसुकून, खनक और आरामदाह था। बस सुकून वाला, खनक, ठंडा था बहुत ज़्यादा। ज़िंदगी बेहद पुरसुकून और आरामदाह थी। जब इंसान ऐसे माउंट वाली जगह पर या कहीं दूर जाता है ना, तो बहुत ज़िंदगी सुकूनदार लगती है। ज़िंदगी में बहुत सुकून नज़र आने लगता है। लड़की ने कपड़े तब्दील करके सिंगार मेज़ की दराज खोलकर दवा की शीशी निकाली कि दरवाजे पर दस्तक हुई। दस्तक कहते हैं नॉक करना। दस्तक मतलब बजाना, दरवाजे को बजाना, दस्तक देना, नॉक करना। तो लड़की ने क्या किया, कपड़े बदले रात के लिए और दराज से क्या निकाली, ज़ुकाम की दवाई निकाली, शीशी निकाली। इतने में दरवाजे पे क्या हुई, नॉक की आवाज़ आई। उसने अपना स्याह कैमियोनो पहनकर दरवाज़ा खोला। नौजवान ज़रा घबराया हुआ सामने खड़ा था। मुझे भी बड़ी सख्त खांसी उठ रही है, उसने कहा। अब वो नौजवान क्या बोला, मुझे भी खांसी हो रही है, मुझे भी क्या चाहिए, दवाई चाहिए। अच्छा, लड़की ने दवा की शीशी और चमचा उसे दिया। लड़की ने क्या दिया उसे, एक चमचा दिया और दवाई की शीशी दी। चमचा नौजवान के हाथ से छुटकर फर्श पर गिर गया। उसने झुककर चमचा उठाया और अपने कमरे की तरफ चला गया। लड़की रोशनी बुझाकर सो गई। ठीक है। लड़की को जुकाम था। लड़के ने उसकी फ़िक्र की और बोला जुकाम की दवाई ज़रूर लेना। लड़की जब लड़की ने मेज़ को खोला और शीशी निकाली, दवाई की शीशी निकाली। दवाई लेने के लिए इतने में लड़के ने दस्तक दी। लड़का भी वहाँ पर आ गया। लड़के ने बोला मुझे भी क्या हो रही है, खांसी हो रही है। लड़की ने उसे शीशी दी, दवाई की शीशी दी, एक चमचा दिया। चमचा उसके हाथ से छूट गया। लड़के ने चमचा उठाया और वहाँ से चला गया।
और लड़की ने लाइटें बंद की और वो भी जाकर सो गई। सुबह को वो नाश्ते के लिए डाइनिंग रूम में गई। जीने के बराबर वाले हॉल में फूल महक रहे थे। तांबे के बड़े बड़े गुलदान यानी फूल रखने की जगह, फूल में गुलदस्ता रखने की जगह, गुलदान ब्रासों से चमकाए जाने के बाद हॉल के झिलमिलाते चौबी फर्श पर एक कतार में रख दिए गए थे और ताज़ा फूलों के अंबार उनके नज़दीक रखे हुए थे। चौबी फर्श यानी लकड़ी से बना हुआ फर्श वहाँ पर था और वहाँ पर तांबे के बड़े बड़े गुलदान रखे थे जिनमें फूल लग रहे थे। बाहर सूरज ने झील को रोशन कर दिया था और जर्द सफ़ेद तितलियाँ सब्ज़े पर उड़ती फिर रही थी। झील ने सूरज जब निकला था, सूरज जब तुलू हुआ था तो झील पर सूरज की किरणें पड़ी थी और क्या हुआ था, उस झील को क्या कर दिया, रोशन कर दिया। जर्द और सफ़ेद तितलियाँ, जर्द कहते हैं पीले को, जर्द कहते हैं पीले को, सफ़ेद तो आप जानते ही हैं, और सब्ज़े पर उड़ रही थी, सब्ज़ा कहते हैं हरे भरे को। हरी भरी घास पर तितलियाँ, हरी भरे पौधों पर तितलियाँ उड़ रही थी, मंडरा रही थी। कुछ देर बाद नौजवान हंसता हुआ जीने पर नमोदार हुआ। नमोदार हुआ ना कहने का मतलब है, नमोदार को कहते हैं प्रकट होने को, यानी आया, वहाँ पर आया, वहाँ से निकला। उसके हाथ में गुलाब के फूलों का एक गुच्छा था, बंडल, ठीक है, बंच। माली नीचे खड़ा है, उसने ये गुलदस्ता तुम्हारे लिए भिजवाया है। उसने कमरे में दाखिल होकर मुस्कुराते हुए कहा और गुलदस्ता मेज़ पर रख दिया। ठीक है, माली आया और उसने वो गुलदस्ता कहाँ रख दिया, मेज़ पर रख दिया। लड़की ने एक शगुफ़ा उठाकर बेख्याली से उसे अपने बालों में लगा लिया और अखबार पढ़ने में मसरूफ़ हो गई। लड़की ने एक शगुफ़ा उठाया, शगुफ़ा कहते हैं कली को, शगुफ़ा कहते हैं कली को। उसने बेख्याली से, बेख्याली का मतलब बिना ध्यान से, बेध्यानी से, बिना ध्यान किए उठाया, अपने बालों में लगाया और अखबार पढ़ने में मसरूफ़ हो गई, यानी व्यस्त हो गई, अखबार पढ़ने में लग गई। एक फ़ोटोग्राफ़र भी नीचे मंडला रहा है। उसने मुझसे बड़ी संजीदगी से तुम्हारे मुताल्लिक दरियाफ़्त किया कि तुम फ़लाँ फ़िल्म स्टार तो नहीं। नौजवान ने कुर्सी पर बैठकर चाय बनाते हुए कहा। नौजवान जब चाय बना रहा था, कुर्सी पर दोनों बैठे बैठे चाय पी रहे थे, तो उसने क्या बोला कि नीचे एक फ़ोटोग्राफ़र घूम रहा था, उसने तुमसे मुताल्लिक यानी तुमसे संबंधित दरियाफ़्त किया। दरियाफ़्त करना मतलब पूछना। उसने तुम्हारे मुतालिक पूछा कि तुम फ़लाँ कोई फिल्म स्टार तो नहीं हो, तुम कोई एक्ट्रेस तो नहीं हो। ये बात मुझे उसने पूछी और ये बात उस लड़के ने लड़की को बताई। लड़की हंस पड़ी, लड़की हंस पड़ी। वो एक नामवर रक़ासा थी। रक़ासा कहते हैं, रक़ासा बना है रक़्स से। रक़्स का मतलब होता है नाच, नाचना। रक़ासा कहते हैं नाचने वाली को। वो एक नामवर यानी बहुत नाम वाली, बहुत बड़े नाम वाली क्या थी, रक़ासा थी, यानी डांसर थी। मगर उस जगह पर किसी ने उसका नाम भी ना सुना था। बहुत बड़ी नाम वाली थी, बहुत ज़्यादा फेमस थी, पर वो जगह ऐसी थी वहाँ पर कोई किसी को जानता नहीं था। उस जगह उस लड़की का नाम किसी ने कभी सुना भी नहीं था। नौजवान उस लड़की से भी ज़्यादा मशहूर मौसीकार था, मगर उसे भी यहाँ कोई ना पहचान सका था। लड़की तो नामवर थी ही, लड़की तो नाम वाली थी ही, लड़का उससे भी बड़ा नामवर था, उससे भी ज़्यादा नामवर, उससे भी ज़्यादा फेमस क्या था, सेलिब्रिटी था, बहुत बड़ी, लेकिन उसे भी यहाँ कोई जानने वाला नहीं था। लड़का था मौसीकार। मौसीकार बना है मौसीकी से। मौसीकी कहते हैं संगीत को, मौसीकार मतलब संगीत वाला, जिससे क्या कहते हैं, फिल्मों में संगीत देते ना, म्यूजिशियन, बहुत बड़ा म्यूजिशियन था, संगीत देने वाला था, संगीतकार था। यहाँ भी उसे कोई पहचान नहीं सका, ऐसी अनजान जगह थी, बिल्कुल घाटियों में लग। उन दोनों को अपनी इस आरज़ी गुमनामी और मुकम्मल सुकून के ये मुख्तसर लम्हात बहुत भले मालूम हुए। वो जहाँ जाते थे लोग उनके पीछे पड़ जाते थे सेल्फ़ी के लिए, ऑटोग्राफ्स के लिए, और वो उस भीड़ भरी ज़िंदगी से क्या हो गए थे, परेशान हो गए थे। तो आरजी कहते हैं थोड़े टाइम के लिए, आरजी कहते हैं थोड़े टाइम के लिए, फॉर्मेलिटी वाली ज़िंदगी। ये थोड़ी टाइम की जो गुमनामी थी उनको मुकम्मल सुकून दे रही थी। उन्होंने कहा ज़िंदगी ना सही, पूरी ज़िंदगी वाला सुकून ना सही, 2 घड़ी का ही सही, पर ये जो सुकून उनको मिला था, ये उस 2 घड़ी के सुकून से भी क्या थे, बहुत खुश थे। कमरे के दूसरे कोने में नाश्ता करते हुए अकेले यूरोपियन ने आंखें उठाकर उन दोनों को देखा और ज़रा सा मुस्कुराया। वो यूरोपियन उन दोनों को देख रहा था
जो लड़का लड़की रोमांस कर रहे थे, वो जो बातें कर रहे थे, घूम फिर रहे थे, तो उन दोनों की बातों को देखकर, उन दोनों को घूमता फिरता देखकर यूरोपियन हल्का सा मुस्कुराया। वो भी उन दोनों की खामोश मुसरत में शरीक हो चुका था। मुसरत कहते हैं खुशी को, मुसरत कहते हैं खुशी को। वो भी उनकी खुशी में शामिल हो चुका था, यानी वो भी उनकी इस अदाओं से, उनकी हरकतों से क्या था, खुश था। नाश्ते के बाद वो दोनों नीचे गए और बाग के किनारे गुलमोहर के नीचे खड़े होकर झील को देखने लगे। अब वो गए ही बिल्कुल साइड में हैं, बिल्कुल अपने शहर से, अपने काम से, अपनी दुनिया से दूर गए हैं। किसके लिए? सुकून हासिल करने। तो कभी पहाड़ों में बैठते हैं, कभी घाटियों में बैठते हैं, कभी झील को देखते हैं, कभी सनसेट को देखते हैं, कभी सन आउट को देखते हैं, कभी सूरज को डूबता हुआ देखना पसंद करते हैं, कभी सूरज तुलू देखना पसंद करते हैं। लोगों को अलग अलग क्या है, एडवेंचर चाहिए होता है लाइफ में। किसके लिए? सुकून के लिए। क्योंकि इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में इंसान क्या है, परेशान है, इसमें उलझा हुआ है। फोटोग्राफर ने अचानक छलावे की तरह नमूदार होकर बड़े ड्रामाई अंदाज में टोपी उतारी और ज़रा झुक कर कहा, फोटोग्राफ लेडी। ठीक है, फिल्मों में नहीं होता, बिल्कुल नौटंकी टाइप का आदमी। तो वो फोटोग्राफर आ गया और उसने झुक कर टोपी उतारी और पूछा, फोटोग्राफ लेडी, फ़ोटो खिंचवाएंगी लेडी? तो लड़की ने घड़ी देखी और बोली, हम लोगों को अभी बाहर जाना है, देर हो जाएगी। ठीक है, यानी हम लेट हो रहे हैं, अभी हमें जल्दी है, कभी और फ़ोटो खिंचवा लेंगे, अभी हमें जाने दो। लेडी, कौन बोला? वो बोला लेडी। फोटोग्राफर ने पाँव मुंडेर पर रखा और एक हाथ फैलाकर बाहर की दुनिया की सिमत इशारा करते हुए जवाब दिया, बाहर कारज़ारे हयात में घमसान का रन पड़ा है। मुझे मालूम है इस घमसान से निकलकर आप दोनों खुशी के चंद लम्हे चुराने की कोशिश में मसरूफ़ है। देखिए, इस झील के ऊपर धनक पल की पल में गायब हो जाती है, लेकिन मैं आपका ज़्यादा वक्त ना लूँगा। इधर आइए। बड़ा लिसान फोटोग्राफर है, लड़की ने चुपके से अपने साथी से कहा। लिसान कहते हैं ज़्यादा बोलने वाले को, बातूने को। ठीक है, यानी उसको जल्दी थी, उस लड़की को क्या था, वहाँ से जाना था, जल्दी थी उसे कहीं जाने की, घड़ी देखकर बोल रही थी। लेकिन फिर भी फोटोग्राफर ने कहा, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। और उसने एक जुमला बोला था, वो जुमला बहुत कारगर जुमला है, वो आगे भी वापस आएगा। उसने बोला, कारज़ारे हयात में घमसान का रन पड़ा है। कारज़ारे हयात, हयात कहते हैं ज़िंदगी को, कारज़ारे यानी काम करने वाली, कारगुजारी वाली ज़िंदगी में, जिस ज़िंदगी में हम रोज़मर्रा के जो काम होते हैं, कारज़ारे घमसान का रन पड़ा है, घमासान चल रहा है, अफरा तफरी चल रही है। ठीक है, हम इस घमासान वाली ज़िंदगी में क्या है, उलझ कर रह गए हैं। इस कारज़ारे हयात में हम क्या उलझ कर रह गए। हम काम काम काम, सुबह उठना, ये काम, बाद में उठना है वो काम, उस काम वाली ज़िंदगी में हम उलझ के रह गए हैं। और हम उस उलझी हुई ज़िंदगी को थोड़ा सुलझाने के लिए, उस उलझी हुई काम वाली ज़िंदगी को थोड़ा सा सुकून हासिल करने के लिए आप 2 पल के लिए यहाँ पर आए हैं, मुझे पता है। और आप हो कि आप यहाँ पर भी काम कर रहे हो, तो मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बस प्लीज़ आइए एक बार और फ़ोटो खिंचवा लीजिए। क्योंकि उसका गुजारा इसी फ़ोटोग्राफ़ी से ही हुआ करता था। तो लड़की ने बोला, बड़ा लिसान फोटोग्राफर है, यानी बड़ा बातूना है, बहुत ज़्यादा स्पेशल बातें करने में। माली, जो गोया अब तक अपने क्यों का मुंतज़िर था, दूसरे दरख्त के पीछे से निकला और लपक कर एक और गुलदस्ता लड़की को पेश किया। क्योंकि माली की, उस फूल वाले की और फोटोग्राफर की आपस में क्या थी, सांठगांठ थी। दोनों क्या थी, सांठगांठ थी। दोनों तो बस तैयार रहते थे कि फ़ोटो वाला आए तो माली को भी आना है, और माली वाला पकड़ ले तो फोटोग्राफर को आना है। दोनों ने आपस में सेटिंग कर रखी थी। लड़की खिलखिलाकर हंस पड़ी। वो और उसका साथी अमर सुंदरी पार्वती के मुजस्समे के करीब जा खड़े हुए। लड़की की आंखों में धूप आ रही थी, इसलिए उसने ज़रा मुस्कुराते हुए आंखें ज़रा सी चुंधियाँ दी। चुंधियाँ दी मतलब आंखें थोड़ी सी बंद कर ली। जब तेज़ धूप आती तो आंखें खुलती नहीं ना, तो उसने आंखें थोड़ी सी चुंधियाँ दी, क्योंकि धूप की वजह से उसकी आंखें नहीं खुल पा रही थी। और वो दोनों कहाँ चले गए? अमर सुंदरी पार्वती, पार्वती भगवान शिव की क्या है, पत्नी है। और अमर सुंदरी, सुंदरी कहते हैं जिस बहुत सुंदर हो, ब्यूटीफुल हो। जब भी कभी सुंदरता की बात की जाती है तो पार्वती की मिसाल दी जाती है। और क्योंकि वो हमेशा अमर सुंदरी, हमेशा उनकी सुंदरता रहने वाली है, ऐसा कहा जाता है। मुजस्समा कहते हैं मूर्ति को, मुजस्समा कहते हैं मूर्ति को। वहाँ पर पार्वती की मूर्ति थी, उसके करीब वो दोनों जाकर खड़े हुए और दोनों ने वहाँ पर फ़ोटो
खिंचवा लिया। उसके बाद देखिए क्लिक क्लिक, तस्वीर उतर गई। सिर्फ 2 क्लिक हुए और तस्वीर उतर गई। आजकल के सेल्फी में तो क्लिक भी नहीं होता, बस बटन दबाते ही फ़ोटो खिंच जाया करता है। तस्वीर आपको शाम को मिल जाएगी। ठीक है, ये कौन बोला? वो फोटोग्राफर बोला कि तस्वीर आपको शाम को मिल जाएगी। थैंक यू लेडी, थैंक यू सर। फोटोग्राफर ने ज़रा सा झुककर दोबारा टोपी छुई। लड़की और उसका साथी कार की तरफ चले गए। जब फ़ोटो खिंचवा ली तो उसने थैंक यू सर, थैंक यू लेडी दोनों को बोला और वो दोनों कार की तरफ चले गए। और उसने बंदे ने बोल दिया कि फ़ोटो आपको शाम को मिल जाएगी, क्योंकि वापस शाम को घूम फिर कर आना तो उस होटल में ही है ना। सैर करके वो दोनों शाम पड़े लौटे और संध्या की नारंगी रोशनी में देर तक बाहर घास पर पड़ी कुर्सियों पर बैठे रहे। ठीक है, नारंगी कहते हैं ऑरेंज वाली, नारंगी मतलब ऑरेंज वाली जो रोशनी है। शाम को वो दोनों वापस लौटे और शाम को घास पर पड़े रहे और उस सुकून वाले मौसम का, उस सुकून भरी माहौल का क्या लेना लगे, लुत्फ़ लेने लगे, उसका मज़ा लेने लगे। जब कोहरा गिरने लगा तो अंदर निचली मंजिल के वसी और ख़ामोश ड्राइंग रूम में नारंगी कुमकुमों की रोशनी में आ बैठे। नारंगी कुमकुमा कहते हैं ऑरेंज लाइटिंग, छोटे छोटे लाइटिंग में। जब बाहर कोहरा गिरने लगा, नहीं बाहर जब थोड़ी ठंड होने लगी तो क्या होने लगा, दोनों अंदर चले गए, ड्राइंग रूम में चले गए। ना जाने क्या बातें कर रहे थे जो किसी तरह ख़त्म होने ही में ना आती थीं। दोनों खूब बातें करते थे और बातें ख़त्म ही नहीं होती थी। ऐसी ना जाने कौन सी बातें करते थे। खाने के वक्त वो ऊपर चले गए। सुबह सवेरे वो वापस जा रहे थे और अपनी बातों की महवियत में उनको फ़ोटोग्राफ़र और उसकी खींची हुई तस्वीर याद भी न रही थी। महवियत कहते हैं, महवियत बना है महू से। महू यानी होता है बिज़ी, व्यस्त, खोया हुआ। तो वो दोनों वापस जब जा रहे थे, अगला दिन वापस हो गया था, वो दोनों वापस होटल से निकल के जा रहे थे तो इतना महवियत में थे, इतना खोए हुए थे कि उनको ना तो फोटोग्राफ़र याद आया, ना ही अपनी खिंचवाई हुई फ़ोटो याद आई दोनों को। सुबह को लड़की अपने कमरे में थी जब बैरे ने अंदर आकर एक लिफाफा पेश किया। बैरे ने नौकर ने क्या पकड़ाया, एक लिफाफा पकड़ाया और जाहिर सी बात उस लिफाफे में क्या था, वो फ़ोटो थी जो उन्होंने खिंचवाई थी। फोटोग्राफ़र साहब ये रात को दे गए थे, उसने कहा। यानी असल लफ्ज़ है फ़ोटो, लेकिन उसने बोला फ़ोटो। ठीक है, फ और फ में फ़र्क है, तो वो बोल गया फ़ोटो। अगर फोटोग्राफ़र बोला ये साहब रात को दे गए थे, उसने कहा अच्छा उस सामने वाली दराज में रख दो। कौन बोली? लड़की बोली। लड़की ने बेख्याली से कहा और बाल बनाने में जुटी रही। वो बाल बना रही थी तो उसने वो लिफाफा हाथ में नहीं लिया, बल्कि बोला दराज में रख दो, और इसका ध्यान उस पर वापस गया ही नहीं। नाश्ते के बाद सामान बांधते हुए उसे वो दराज खोलना याद न रहा और जाते वक्त खाली कमरे पर एक सरसरी सी नज़र डालकर वो तेज़ तेज़ चलती कार में बैठ गई। अब जब उसे जाने की जल्दी थी तो उसने जल्दी बाल बनाए और फटाफट तैयार होकर फटाफट क्या वहाँ से निकल गई। और कमरे पर एक सरसरी नज़र, यानी फॉर्मेलिटी वाली एक नज़र डाल दी कि कुछ सामान रह तो नहीं गया है, कुछ ऐसा चीज़ रह तो नहीं गई जो मुझे लेनी थी, और उसने दराज खोलना उसे याद ही नहीं रहा और वो ऐसे ही कमरा छोड़कर चली गई। उसके बाद क्या होता है, नौजवान ने कार स्टार्ट कर दी, कार फाटक से बाहर निकली। फोटोग्राफ़र ने पुलिया पर से उठकर टोपी उतारी। मुसाफिरों ने मुस्कुरा कर हाथ हिलाए। कार ढलवान से नीचे रवाना हो गई। ठीक है, मुसाफिर ने हाथ हिलाने, बाय बाय किया, टाटा किया। जो मुसाफिर वहाँ से जाने लगे और फोटोग्राफ़र भी खड़ा हो गया था देखने के लिए सारा मंजर। जो लोग आते जाते, ये रोज़ का सिलसिला था, वहाँ पर काफ़ी सारे पर्यटक आते जाते थे। अपनी ज़िंदगी, दौड़ भाग भरी ज़िंदगी में कुछ सुकून के पल हासिल करने के लिए लोग वहाँ पर जाया करते थे। और इस तरह वो लड़की जल्दी कार में बैठ गई, कार नीचे ढलवान से उतरी और वहाँ से वो दोनों रवाना हो गए। वो वालरस की ऐसी मूँछों वाला फ़ोटोग्राफ़र बहुत बूढ़ा हो चुका है और उसी तरह उस गेस्ट हाउस के फाटक पर टीन की कुर्सी बिछाए बैठा रहता है और सयाहों की तस्वीरें उतारता रहता है जो अब नई फ़िज़ाई सर्विस
शुरू होने की वजह से बड़ी तादाद में उस तरफ आने लगे हैं। यानी कहानी का एक सीन ख़त्म हो चुका है। कहानी का पहला सीन क्या था, एक लड़का लड़की एक गेस्ट हाउस में आते हैं, वहाँ पर रुकते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, वहाँ के नज़ारों का आनंद लेते हैं, मज़ा लेते हैं, लुत्फ़ लेते हैं और एक फ़ोटो खिंचवाते हैं। लेकिन लड़की को फ़ोटो लेना याद नहीं रहता है और वो उस दराज में ही फ़ोटोज़ का रह जाता है और वो वहाँ से निकल जाती है। ये सीन वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अब इस बात को एक बहुत लंबा अरसा गुजर चुका है। वो फ़ोटोग्राफ़र जो कल तक जवान था वो क्या हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है। लेकिन वो आज भी उसी गेस्ट हाउस के बाहर मिलता है। वो कल भी उसी टीन की कुर्सी पर बैठा था, आज भी वहीं बैठा रहता है। आगे देखिए, लेकिन उस वक्त एयरपोर्ट से जो टूरिस्ट कोच आकर फाटक में दाखिल हुई, उसमें से सिर्फ एक खातून अपना अटैची केस उठाए बरामद हुई और ठिठक कर उन्होंने फ़ोटोग्राफ़र को देखा, जो कोच को देखते ही फ़ौरन उठ खड़ा हुआ था, मगर किसी जवान और हसीन लड़की के बजाय एक अधेड़ उम्र की बीबी को देखकर मायूसी से दोबारा जाकर अपनी टीन की कुर्सी पर बैठ चुका था। यानी एयरपोर्ट से जो कार आई थी, कोच मतलब कार आई थी, जो गाड़ी आई थी, वो जो गाड़ी आई थी तो उसको अंदाज़ा हुआ कि चलो ठीक है, आज इस होटल में, आज इस जगह पर, इस पहाड़ी पर फिर कोई नया जोड़ा आया होगा और मुझे फिर वापस कमाई का कुछ ज़रिया मिलेगा, मैं फिर कोई फ़ोटो खींचूंगा। वो फट से खड़ा हुआ और 2 कदम बढ़ा ही था कि देखा कोच से एक हसीन व जमील लड़की की, जिसे उम्मीद थी कोई नया जोड़ा होगा, कोई खूबसूरत लड़की होगी, लेकिन अंदर से कौन निकली, एक बूढ़ी सी औरत निकली। एक बूढ़ी सी औरत निकली और उसका अरमान सारा पानी, उसके दिल के अरमान सारे आंसुओं में क्या, पानी के साथ क्या हो गए, सर्फ एक्सेल के साथ सारे धुल गए और वो वापस क्या करा, टीन की कुर्सी पे जाकर बैठ गया। उसने बोला, गई भैंस पानी में। आगे देखिए, खातून ने दफ्तर में जाकर रजिस्टर में अपना नाम दर्ज किया और ऊपर चली गई। ठीक है, रिसेप्शन में जाकर अपना नाम लिखा और ऊपर चली गई। गेस्ट हाउस सुनसान पड़ा था, यानी वहाँ पर कोई नहीं था। सयाहों की एक टोली अभी अभी आगे रवाना हुई थी और बैरे कमरे की झाड़ पूंछ कर चुके थे। यानी उसके पहुंचने से पहले ही उसे पता लगा कि अभी अभी कोई टोली, सयाहों के पर्यटकों का कोई झुंड, पर्यटकों की कोई टीम यहाँ पर आकर घूम फिर कर अब जा चुकी है और बैरे जो वहाँ के नौकर हैं वहाँ की साफ़ सफाई कमरों की कर चुके हैं। तांबे के गुलदान ताज़ा फूलों के इंतज़ार में हाल के फर्श पर रखे झलझल कर रहे थे और डाइनिंग हॉल में दरीचे के नीचे सफ़ेद बर्राक मेज़ पर छुरी कांटे जगमगा रहे थे। आपने देखा होगा होटलों में, हम जब कभी जाते हैं, किसी बड़ी होटल में हम कभी गए हैं तो हम देखा होगा कि वहाँ पर आसपास क्या होते हैं, बड़े बड़े गुलदान होते हैं, फूल लगे होते हैं उनमें, जो उस जगह को और ज़्यादा खूबसूरत बनाए रखते हैं। जगह जगह लाइटिंग लगी होती है और मेज़ पर चाकू, कांटे, चम्मच, वो सब जगमगा रहे थे, चमक रहे थे। नववारिद खातून दरमियानी बेडरूम में से गुज़रकर पिछले कमरे में चली गई और अपना सामान रखने के बाद फिर बाहर आकर झील को देखने लगी। नववारिद मतलब नया आने वाला, यानी नई आने वाली जो खातून थी, जो औरत थी, दरमियानी यानी बीच वाले कमरे से निकलकर पीछे वाले कमरे में चली गई और अपना सारा सामान रखने के बाद क्या करने लगा, वापस झील को देखने लगी। चाय के बाद वो खाली सिटिंग रूम में जा बैठी और रात हुई तो जाकर अपने कमरे में सो गई। गलियारे में से कुछ परछाइयों ने अंदर झांका तो वो उठकर दरीचे में गई, जहां मज़दूर दिन भर काम करने के बाद सीढ़ी दीवार से लगी छोड़ गए थे। गलियारा भी सुनसान पड़ा था। वो फिर पलंग पर आकर लेटी तो चंद मिनट बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। यानी अभी बिस्तर पर लेटी है पर अभी बेचैनी से है, अभी उसे कुछ नींद नहीं आ रही है, तो कभी खड़ी होती है, कभी दरीचे में जागती है, कभी खिड़की में जागती है, कभी बिस्तर पर बैठती है, कभी लेटती है। ये सिलसिला, बूढ़ी औरत है तो इधर उधर का उसका सिलसिला चल रहा था, उसके उठने बैठने का। और इतने में क्या होता है, उसके दरवाजे पर क्या होती है, एक दस्तक सी होती है।
गलियारे में से कुछ परछाइयों ने अंदर झांका तो वो उठ कर दरीचे में गई, जहां मजदूर दिन भर काम करने के बाद सीढ़ी दीवार से लगी छोड़ गए थे। गलियारा भी सुनसान पड़ा था। वो फिर पलंग पर आकर लेटी तो चंद मिनट बाद दरवाजे पर क्या हुई, दस्तक हुई, नॉक नॉक हुई। उन्होंने दरवाज़ा खोला, बाहर कोई नहीं था। सिटिंग रूम भाएं भाएं कर रहा था, यानी खाली था, बिल्कुल सुन्नाट था। फिर आकर लेट रहीं, कमरा बहुत सर था। फिर आकर लेट रहीं, ज़बान ऐसी, फिर आकर लेट रहीं, यानी फिर आकर वापस लेट गईं। कमरा बहुत सर था, कमरे में बहुत क्या थी, ठंड थी, सर्दी थी। सुबह उठकर उन्होंने अपना सामान बांधते हुए सिंगार मेज़ की दराज खोली तो उसके अंदर बिछे पीले कागज़ के नीचे से एक लिफाफे का कोना नज़र आया जिस पर उनका नाम लिखा था। यानी सुबह जब उनका जाने का टाइम हुआ तो सामान वामान चेक कर रही थी, तो उसने सिंगार मेज़ की दराज को खोला तो उसमें पीले कागज़ के नीचे एक लिफाफा दबा हुआ था। तो उसने लिफाफे पर क्या, उसका नाम लिखा हुआ था। खातून ने ज़रा ताज्जुब से लिफाफा बाहर निकाला, ताज्जुब यानी आश्चर्य के साथ कि यार इस होटल में बरसों बाद वो कभी आई है और इस पर उसका नाम लिखा हुआ है। बड़ी हैरत हुई इसको बात को देखते हुए। तो उसने क्या करा, लिफाफा बाहर निकाला। एक काकरोच कागज़ की तह में से निकल कर खातून की उंगली पर आ गया। जैसे उसने लिफाफा बाहर पकड़ा तो एक कॉकरोच की उंगली पर, हाथ पर चढ़ गया। उन्होंने दहल कर उंगली झटकी और लिफाफे में से एक तस्वीर सरक कर नीचे गिर गई। और जब उसने कॉकरोच को झटका, यानी कॉकरोच को अपने हाथ से गिराने के लिए उंगली झटकाई, तो उसके हाथ से वो लिफाफा भी छूटा और जिसमें से एक तस्वीर नीचे गिर गई, जिसमें एक नौजवान और एक लड़की अमर सुंदरी पार्वती के मुजस्समे के करीब खड़े मुस्कुरा रहे थे। तस्वीर का कागज़ पीला पड़ चुका था। खातून चंद लम्हों तक गुमसुम उस तस्वीर को देखती रहीं, फिर उसे अपने बैग में रख लिया। यानी उस खातून ने, उस बूढ़ी औरत ने उस तस्वीर को जब देखा उठाकर तो उसमें एक लड़का था जवान, एक जवान लड़की थी और एक अमर सुंदरी पार्वती की मूर्ति थी जिसके पास वो दोनों फ़ोटो खिंचवा रहे थे। वो फ़ोटो का जो कागज़ था वो पीला पड़ चुका था क्योंकि फ़ोटो बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी थी। वो उसे देखकर एकदम गुमसुम हो गई, यानी स्तब्ध रह गई, बिल्कुल एक तरह से उसको सांप सूंघ गया। बहुत देर तक चुपचाप रही और बाद में उसको बैग में रख लिया। अब आप बताइए वो उसे देखकर चुपचाप क्यों थी? वो उसे देखकर चुपचाप क्यों थी? क्योंकि ये तस्वीर उसी की ही थी जो एक मुद्दत पहले उसने वो तस्वीर अपने हस्बैंड के साथ, अपने शौहर के साथ खिंचवाई थी, उस लड़के के साथ खिंचवाई थी। बैरा ने बाहर से आवाज़ दी कि एयरपोर्ट जाने वाली कोच तैयार है। खातून नीचे गई। फ़ोटोग्राफ़र नए मुसाफिरों की ताक में बाग की सड़क पर टहल रहा था। उसके करीब जाकर खातून ने बेतकल्लुफ़ी से कहा, बेतकल्लुफ़ यानी बिना झिझक के, बिना तकल्लुफ़ के, बिना किसी अदब व एहतराम के, ठीक है, बिल्कुल बराबर जैसा लेवल होता ना, बिल्कुल बेतकल्लुफ़, मतलब फ्रैंकली, बेतकल्लुफ़ मतलब फ्रैंकली उसने बोला। उस औरत ने क्या बोला? कमाल है, 15 बरस में कितनी बार सिंगार मेज़ की सफाई की गई होगी, मगर ये तस्वीर कागज़ के नीचे उसी तरह पड़ी रही। उसने बोला 15 साल हो गए, यानी वो कितने साल पहले आई थी? 15 साल पहले अपने शौहर के साथ आई थी और अब उसका शौहर इस दुनिया में नहीं है। और कितनी बार उस सिंगार में इसकी सफाई हुई होगी, लेकिन ये फ़ोटो हमेशा उस पीले कागज़ के नीचे दबी ही रही। आगे देखिए, फिर उनकी आवाज़ में झल्लाहट आ गई और यहाँ का इंतज़ाम कितना ख़राब हो गया है। कमरे में कॉकरोच ही कॉकरोच, चिल्ला चिल्ला कर बोली। धीरे धीरे पहले तो बोली कि कितना ख़राब निज़ाम है यहाँ पर, कॉकरोच ही कॉकरोच हैं। इस बात सुनकर उसको क्या गया, गुस्से से थोड़ा तेज़ आवाज़ में बोलने लगी। फ़ोटोग्राफ़र ने चौंक कर उनको देखा और पहचानने की कोशिश की। फ़ोटोग्राफ़र ने बोला, इतना फ्रैंकली कैसे बोल रही है, जैसे मुझे जानती हो? ये तो मुझे जानती भी नहीं, मैं तो इसे जानता भी नहीं हूँ, फिर इतना फ्रैंकली मुझसे बात कैसे कर सकती है? फिर भी उसने बोला, उसने पहचानने की कोशिश की। फिर खातून के झुर्रियों वाले चेहरे पर नज़र डालकर आराम से दूसरी तरफ देखने लगा। खातून कहती रहीं। उनकी आवाज़ भी बदल चुकी थी। चेहरे पर दुरुस्ती और सख्ती थी और अंदाज में चिड़चिड़ापन और बेजारी और सिपह आवाज़ में कहे जा रही थी, मैं स्टेज से रिटायर हो चुकी हूँ, अब मेरी तस्वीरें कौन खींचेगा भला? मैं अपने वतन वापस जाते हुए रात यहाँ ठहर गई थी।
नई हवाई सर्विस शुरू हो गई है, ये जगह रास्ते में पड़ती है। वो किसी एयरपोर्ट से, किसी एक एयर सर्विस से एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी। वो अपने स्टेज से रिटायर हो चुकी है, क्योंकि वो जो रक्कासा थी, वो जो डांसर थी, वो सिर्फ नाचने का काम क्या कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। वो बूढ़ी हो चुकी है, उसने नाचने गाने का काम बंद कर दिया है। वो एक सर्विस से एक दूसरी जगह जा रही थी, रास्ते में जगह पड़ती थी तो वो यहाँ पर रुक गई थी। ये बात उसे समझा रही थी, कंटिन्यू बोले जा रही थी। फोटोग्राफ़र को इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था, क्योंकि वो उसे बहुत देर देख चुका था, पर वो फिर भी पहचान नहीं पा रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कौन है, क्योंकि जब वो पहली 15 साल पहले आई थी तो वो एक जवान खूबसूरत लड़की थी। उसकी आवाज़ में सुरीलापन था, उसकी आवाज़ में एक मिठास थी। अब ना तो उसकी आवाज़ वैसी है, उसकी आवाज़ भर्राई हुई है, उसकी आवाज़ पहले जैसी नहीं रही, आवाज़ कड़क है, चिड़चिड़ापन है, उसके चेहरे पर झुर्रियाँ हैं, उसके चेहरे पर एक सख्ती है, एक तेज़ी है। ठीक है, अब उसका चेहरा पहले जैसा नहीं रहा है, इसलिए वो औरत कंटिन्यू बोले जा रही थी और वो बंदा कंटिन्यू सुने जा रहा था, इग्नोर किए जा रहा था। और आपके साथी, फोटोग्राफ़र ने आहिस्ता से पूछा। कोच ने हॉर्न बजाया। अब जब धीरे धीरे लगता है उस फोटोग्राफ़र को कुछ याद आने लगा था। जब वो धीरे धीरे सब बात बता चुकी थी, मैं ऐसा आई थी वैसा आई थी, तो उसने बोला और आपके साथी होता ना, और आपके साथी वो जो आपके साथ में आए थे वो कहाँ हैं। तो कोच ने हॉर्न बजाया, यानी गाड़ी ने हॉर्न बजाना स्टार्ट किया कि जल्दी चलिए, टाइम हो रहा है। आपने कहा था ना कि कारज़ारे हयात में घमसान का रन पड़ा है, उस घमसान में वो कहीं खो गए। आपने कहा था, मतलब उस लड़ी ने, उस औरत ने, उस बूढ़ी औरत ने, उस खातून ने किससे, उस फोटोग्राफ़र से कहा कि आपने ही तो कहा था कि कारज़ारे हयात में घमसान का रन पड़ा है, कि दुनिया में क्या है, काम चल रहा है, दुनिया में लोग अपने काम में क्या है, महू है, दुनिया में लोग अपने काम की व्यस्तता में क्या है, मशगूल हैं, व्यस्त हैं, बहुत ज़्यादा काम में उलझे पड़े हैं। तो उसी उलझी भरी दुनिया में वो कहीं खो गए हैं, यानी वो इस दुनिया से क्या हो चुके हैं, प्रवास कर चुके हैं। कोच ने दोबारा हॉर्न बजाया, यानी गाड़ी ने वापस हॉर्न बजाया। किस लिए? क्योंकि उन्हें देर हो रही थी और उनको खोए हुए भी मुद्दत गुजर गई। अच्छा खुदा हाफिज़। अभी चैप्टर बाकी, मेरा खुदा हाफिज़ नहीं, चैप्टर वाला खुदा हाफिज़। ठीक है, अच्छा खुदा हाफिज़। खातून ने बात ख़त्म की और तेज़ तेज़ कदम रखती कोच की तरफ चली गई। वॉल्डर्स की ऐसी मूंछ वाला फोटोग्राफ़र फाटक के नज़दीक जाकर अपनी टीन की कुर्सी पर बैठ गया। ज़िंदगी इंसानों को खा गई, सिर्फ कॉकरोच बाकी रहेंगे। क़ुर्रतुल ऐन हैदर। आपको इस अफसाने से सब कुछ समझ में आ गया होगा। कहानी बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही पुरअसर कहानी आपने लिखी है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे पेश की है। आपने बताया है कि ज़िंदगी खा गई है, यानी ज़िंदगी में बहुत लोग आते हैं, दुनिया में बहुत लोग आते हैं, बहुत बड़े बड़े नाम करते हैं, बहुत बड़े काम करते हैं, और एक दिन सबको फ़ना हो जाना है, सिर्फ कॉकरोच रह जाएंगे। कॉकरोच से मुराद ये है कि सिर्फ इंसान के अमाल ही रह जाएंगे, दुनिया ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ हमारी यादें इस दुनिया में रह जाएंगी। अगर हमने अच्छे काम किए होंगे तो हमारी अच्छी यादें दुनिया में रहेंगी, और अगर हमने बुरे काम किए होंगे तो हमारी बुरी यादें दुनिया में रहेंगी। ये आम बात है। उम्मीद करता हूँ ये सबक आपको बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। इस सबक से रिलेटेड अगर कोई सवालात आपके जहन में उठते हों तो आप मुझसे बेझिझक कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप चाहें तो मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, आप चाहें तो मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। जो भी आपको मुनासिब लगे आप उसी तरह मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं। मैं अपनी कोशिश से आपके लिए बेहतर से बेहतर आपको कंटेंट प्रोवाइड करता रहूँगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज़। ये मेरा वाला खुदा हाफिज़।